हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम करेंगे अपना इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 विच इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है? बढ़ोतरी। मतलब पहले आप यहाँ थे, फिर इस लेवल पे आए, फिर अब इस लेवल पे हो, तो आपकी क्या हुई? ग्रोथ हुई, बढ़ोतरी हुई, है ना। दैट इज डेवलपमेंट। अब ये जो नोट्स जिसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये मैंने लिए हैं इनोवेटिव ज्ञान वेबसाइट से। सो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो इनका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, यू कैन चेक आउट दैट, ठीक है। और कोई भी डाउट आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो। और अगर आपको लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए चैनल से रिगार्डिंग की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही पहुंचे, तो आप टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि डेवलपमेंट क्या होती है। ग्रोथ, बढ़ोतरी, है ना। अब यहाँ पर इसको हम जनरली डिफाइंड एज ग्रोथ, हम इसको ग्रोथ की तरह मतलब ग्रोथ का क्या मतलब होता है कि हम किस लेवल पे थे और अब हम किस लेवल पे हैं, दैट इज रिगार्डेड एज ग्रोथ। और हमारे कुछ इंपॉर्टेंट लक्ष्य या फिर गोल कौन कौन से होते हैं कि हमारी अच्छी सी इनकम हो जाए, हमारे साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाए, है ना। इक्वल ट्रीटमेंट यानी कि अच्छे से हमारे साथ स्वभाव हर कोई करे, हमें फ्रीडम मिले, है ना, आज़ादी मिले, सिक्योरिटी मिले और दूसरों से हमें रिस्पेक्ट मिले। तो ये भी हमारे गोल्स होते हैं, लक्ष्य होते हैं, है ना। अब जितने भी इंसान हैं इस धरती पर, हर इंसान एक दूसरे से अलग है ना। सबकी अलग पर्सनालिटी है, सबका अलग नेचर है, तो अलग अलग इंसानों के ही अलग अलग लक्ष्य होते हैं। अब जैसे आपका मेन गोल क्या है कि आप पायलट बनो, लेकिन दूसरे इंसान का मेन गोल हो सकता है कि वो एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट बने, है ना। तो हर इंसान की अलग सोच है, अलग नेचर है, अलग गोल है। ओके, सो ऐसे ही डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट नोशन। नोशन क्या होता है कि हमारा किसी भी चीज को लेकर क्या बिलीव है, क्या विश्वास है ना। तो यहाँ पर वही बता रखा है कि हर इंसान का अलग अलग बिलीव होता है डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, बढ़ोतरी के रिगार्डिंग। जैसे मैं हूँ, मेरा मतलब डेवलपमेंट का क्या गोल है, आपका क्या डेवलपमेंट का गोल है, कैसे आप अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हो, आपकी क्या प्रायोरिटीज हैं, क्या आप पाना चाहते हो, पहले आप क्या करना चाहते हो, सबका अलग अलग होता है, ठीक है। तो वो अलग अलग सबका क्यों होता है? क्योंकि हर एक इंसान की लाइफ सिचुएशन अलग होती है, हर एक इंसान की सोच अलग होती है, उनका नेचर अलग होता है, उनकी प्रायोरिटीज अलग होती हैं। पीपल थिंक थिंग्स, कुछ लोग मतलब कुछ क्या, बहुत सारे ही जो इंसान हैं वो सबसे पहले उन चीज़ों को प्रायोरिटाइज करते हैं जिनको वो चाहते हैं कि वो हमें लाइफ में मिले। अब व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन, एक इंसान का जो गोल होगा वो दूसरे इंसान से बिल्कुल अलग होगा। मान लो मेरा कोई गोल है, अगर मेरा ही गोल मैं आपके ऊपर थोप दूं तो क्या पता वो आपके लिए डिस्ट्रक्टिव बन जाए और इवन बन ही जाए, क्योंकि आप अलग तरीके से चलना चाहते हो, मैं अलग तरीके से चलना चाहती हूँ, कोई दूसरा इंसान अलग तरीके से चलना चाहेगा। हम अपने गोल किसी दूसरे के ऊपर नहीं थोप सकते, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फॉर एग्जाम्पल डेवलपमेंट गोल्स ऑफ अ बॉय। अब कोई एक बॉय है, अर्बन रिच क्लास फैमिली से वो बिलोंग करता है, उसका डेवलपमेंट गोल क्या होगा कि उसे एक रेप्यूटेड कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, यही उसका गोल था। वेयर एज एक अर्बन रिच फैमिली, एक रिच अर्बन फैमिली की लड़की का डेवलपमेंट गोल क्या होगा कि जितनी उसके ब्रदर को फ्रीडम मिलती है उतनी ही उसको फ्रीडम मिले। तो ऐसे हर एक इंसान के गोल्स, लक्ष्य, डेवलपमेंट, ग्रोथ अलग अलग होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इनकम एंड अदर गोल्स। पैसा और बाकी लक्ष्य को हम देखते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस पैसे को दी जाती है, क्योंकि पैसे की वजह से ही हम बहुत सारी सर्विसेज को और गुड्स को अटेन कर पाते हैं, है ना। जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतनी ज़्यादा हमारी डेवलपमेंट होगी, बट इट इज़ नॉट द ओनली गोल। और इनकम के अलावा भी लोगों को दूसरे गोल्स के ऊपर भी ध्यान देना होता है। वो दूसरे गोल्स भी चाहते हैं कि भाई एक इंसान के पास पैसा तो हो ही हो, साथ में उसके पास सब उसको इक्वल ट्रीट करे सोसाइटी में, और फ्रीडम उसको मिले, सिक्योरिटी मिले, रिस्पेक्ट मिले, हर चीज़ मिले, है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसा पैसा हो, बाकी सब चीज़ें भी उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि डेवलपमेंट में ना मिक्स ऑफ गोल्स हैं। डेवलपमेंट सिर्फ पैसे से रिलेटेड नहीं है या फिर किसी एक चीज़ से रिलेटेड नहीं है, इसमें मिक्स ऑफ गोल्स होते हैं। बात करते हैं नेशनल डेवलपमेंट की। नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है कि एक नेशन में, एक कंट्री में जितने भी लोग रहते हैं उन सब की बढ़ोतरी हो रही है और उन सब की लाइफ जो है काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो रही है ना। कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं? जैसे अच्छी अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके और बहुत कुछ कर सकते हैं हम, है ना।
अब हम दो कंट्रीज या दो से ज़्यादा कंट्रीज या स्टेट को आपस में कंपेयर कैसे कर सकते हैं? हमें कैसे पता कि अमेरिका एक डेवलप्ड रीजन है, कंट्री, स्टेट, व्हाटएवर इट इज़, तो हमें कैसे पता यूएसए जो है वो डेवलप्ड है, और हमें कैसे पता इंडिया जो है वो एक डेवलपिंग नेशन है ना? तो हम ये कैसे पता लगा पाते हैं? क्योंकि हम इन सारी कंट्रीज़ को क्या करते हैं, कंपेयर करते रहते हैं। या फिर हमें कैसे पता कि केरला जो है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है, उस स्टेट में काफ़ी अच्छे लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी अच्छी हैं, और उसमें एजुकेशन फैसिलिटी भी अच्छा है। वेयरएज़ हमें कैसे पता कि बिहार जो है उसके अंदर हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, या फिर वहाँ पे एजुकेशन फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं हो रही। तो हम क्या करते रहते हैं, कंट्रीज़ एंड स्टेट्स को कंपेयर करते रहते हैं। वो कैसे करते हैं? वो करते हैं नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम से। तो दो तरीके होते हैं कंपेयर करने के, दो स्टेट या टू और मोर स्टेट्स एंड कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए, नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। बात करते हैं नेशनल इनकम की। नेशनल इनकम क्या होता है? नेशनल, एक कंट्री में जितने भी सिटीजन हैं उन्होंने एक पीरियड ऑफ टाइम में, जैसे कि एक साल में कितना अर्न किया, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, हर एक इंसान है, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, नेशनल इनकम। ठीक है। अब कंट्रीज जिनकी बहुत ज़्यादा हायर नेशनल इनकम है उनको तो हम डेवलप्ड कंट्री कह देते हैं, जैसे कि यूएसए, जर्मनी, फ्रांस। वहीं पर अगर नेशनल इनकम जो है, वहीं पर नेशनल इनकम जो है एक ट्रू इंडिकेटर नहीं है सारी कंट्रीज़ को कंपेयर करने का, क्योंकि पॉपुलेशन अलग अलग है। अब आप ये लगा लो कि क्या हम किसी दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ को सिर्फ पैसे के हिसाब से कंपेयर कर सकते हैं कि जितने भी लोग हैं उन्होंने कितना कमाया एक साल के अंदर अंदर, उससे हम कंपेयर कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो यूएसए की नहीं है, वो यूएसए की नहीं है ना, और वो फ्रांस की भी नहीं है, जर्मनी की भी नहीं है, सबकी अलग अलग पॉपुलेशन है। तो हम इस बेसिस पे कंपेयर नहीं कर सकते। सो इसलिए इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमने पर कैपिटा इनकम को ज़्यादा अच्छा ऑप्शन माना फॉर कंपैरिजन। अब पर कैपिटा इनकम क्या होता है? इसको आप एवरेज कह सकते हो। यहाँ पर ये निकलती कैसे है? इसका एक फॉर्मूला है, टोटल इनकम बाय पॉपुलेशन। जिस कंट्री की जितनी भी पॉपुलेशन है उनकी टोटल इनकम को डिवाइड कर दो आप किससे, पॉपुलेशन से। ठीक है, जैसे टोटल इनकम जो है वो आपने लिखा ऊपर टोटल इनकम, और डिवाइड कर दो पॉपुलेशन से ऑफ द कंट्री, तो हमारा क्या निकल आएगा, पर कैपिटा इनकम। ओके, ये आपका फॉर्मूला होता है, और इसी को हम कंसिडर करते हैं फॉर मेजरिंग डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स। अब जो वर्ल्ड बैंक है वो एक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट WDR पब्लिश करता है हर साल। ठीक है, हर साल पब्लिश करता है ताकि नेशंस को कंपेयर किया जा सके पर कैपिटा इनकम के हिसाब से। सो वर्ल्ड बैंक जो है कंट्रीज को क्लासिफाई करता है ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम। रिच कंट्रीज जो होती हैं, मिडिल ईस्ट कंट्रीज को छोड़ के, उनको हम डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं, और इंडिया जो है लो मिडिल इनकम कंट्री में आता है अकॉर्डिंग टू दिस NCERT, है ना। अब यहाँ पर क्लासिफाइंग कंट्रीज पर कैपिटा इनकम, हम कंट्रीज को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? पर कैपिटा इनकम क्राइटेरिया ऑफ वर्ल्ड बैंक कैसे अलग अलग तरीके से क्लासिफाई करता है कंट्रीज को, है ना, अकॉर्डिंग विद द हेल्प ऑफ पर कैपिटा इनकम। तो रिच कंट्रीज, जिन कंट्रीज की पर कैपिटा इनकम $49,300 पर एनम और उससे ऊपर है 2019 के हिसाब से, उसको हम हाई इनकम या फिर रिच कंट्रीज कहते हैं। ठीक है, लो इनकम कंट्रीज कौन सी होती हैं? जिन कंट्रीज की पर कैपिटा इनकम $2500 या फिर उससे कम होती है, उसको हम लो इनकम कंट्रीज कहते हैं। और लो मिडिल इनकम कंट्रीज कौन सी होती हैं? इंडिया एक तो इस कैटेगरी में आता है क्योंकि 2019 के हिसाब से इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो $6700 पर एनम है। सो इसलिए लो मिडिल इनकम कंट्रीज में इंडिया आती है अकॉर्डिंग टू 2019 डेटा बाय द वर्ल्ड बैंक। ठीक है, अब देखो इनकम और बाकी क्राइटेरिया के हम बात करते हैं। डेवलपमेंट किसी भी चीज़ की हम सिर्फ इनकम लेवल से जज नहीं कर सकते, जैसे मैंने आपको पहले बताया, बाकी सारे क्राइटेरिया भी हमें कंसिडरेशन में लेने पड़ते हैं। जैसे यहाँ पर 3 स्टेट्स को लिया गया है, एक आपकी हरियाणा है, एक केरला है, एक बिहार है। हरियाणा, केरला एंड बिहार। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हरियाणा, केरला और बिहार का
पर कैपिटा इनकम दी हुई है और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट दिया हुआ है, लिटरेसी रेट दिया है और नेट अटेंडेंस रेशियो दिया है। अभी मैं पढ़ाऊंगी आपको ये सब क्राइटेरियाज क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस टेबल में जैसे आप डेटा को देख रहे हो, यहाँ पर देखो इस टेबल से हमें क्या पता चलता है कि हरियाणा की जो पर कैपिटा इनकम है वो ज़्यादा है और बिहार की कम है। इसका क्या मतलब है कि बिहार में अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ कम है और हरियाणा में ज़्यादा है। तो आप देखते होगे सबसे ज़्यादा इंसान बिहार से माइग्रेट होते हैं टूवर्ड्स अलग अलग स्टेट्स जैसे हरियाणा, दिल्ली और भी बहुत सारी स्टेट्स है ना। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट केरला में कम है, जिससे हमें पता चलता है कि केरला में बहुत अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं और बहुत अच्छा वहाँ पे हेल्थ केयर मेडिकल फैसिलिटीज़ बनाई हुई हैं बाकी स्टेट्स की कंपैरिजन में। लिटरेसी रेट जो है केरला का वो बहुत ज़्यादा है और बिहार का कम है। तो इससे क्या पता चलता है कि केरला में काफ़ी अच्छा स्कूलिंग एंड कॉलेज सिस्टम है, जिसकी वजह से वहाँ पर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है ना। और नेट अटेंडेंस रेशियो भी केरला में हाई है और बिहार में लोवेस्ट है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि पैसे के साथ साथ पर कैपिटा इनकम के साथ साथ हमने नेट अटेंडेंस रेशियो, लिटरेसी रेट और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट को भी कंसिडर किया है। तो हमें ये पता चल रहा है कि ज़्यादातर केरला बहुत अच्छा स्टेट है देन द अदर टू स्टेट्स विच इज़ हरियाणा एंड बिहार, ठीक है। तो अब इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट देख लो क्या होता है कि 1 साल जब हो जाता है एक बच्चे को पैदा हुए हुए, उससे पहले कितने बच्चे मर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है इन एवरी 1000 चिल्ड्रन। जैसे 1000 बच्चे पैदा हुए, उसमें से कितने बच्चों की डेथ हो गई 1 साल का होने से पहले पहले, ठीक है। उसको हम कहते हैं इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट और 1 साल का लिया जाता है। और देखो लिटरेसी रेट मतलब क्या होता है कि इसको हम डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, प्रपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप ऑफ 7 years एंड अबव। कोई भी बच्चा 7 साल का है या उससे ऊपर है, उन बच्चों में से कितने बच्चे पढ़े लिखे हैं और कितने नहीं हैं, दैट कितने बच्चे पढ़े लिखे हैं, दैट इज लिटरेसी रेट। नेट अटेंडेंस रेशियो क्या मतलब है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो कि 6 से 10 साल की उम्र के बीच में होते हैं, वो कितने बच्चे स्कूल जाते हैं इसी उम्र के, ठीक है, वो होता है नेट अटेंडेंस रेशियो। अब हम बात करेंगे पब्लिक फैसिलिटीज़ की। इनकम एक अच्छा टूल है डेवलपमेंट का, लेकिन इनकम ही हर चीज़ नहीं है। मोर इनकम, अगर आपकी इनकम भी ज़्यादा होती है तो क्या वो आपको डिसीज़ फ्री इन्वायरमेंट दे सकती है, क्या वो आपको हैप्पीनेस दे सकती है, क्या वो आपको पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट दे सकती है? नो। सो इनकम इज़ नॉट एवरीथिंग, है ना। सो पब्लिक फैसिलिटीज़ जैसे कि प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटी, क्लीनलीनेस, पॉल्यूशन फ्री, वो भी हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पब्लिक फैसिलिटीज़, ठीक है। एंड इसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आता है जिसको मैं स्टार मार्क कर देती हूँ, जो कि है मनी इन योर पॉकेट वाई कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू नीड टू लिव वेल। तो आप इसमें यही बता सकते हो कि मनी हर चीज़, सारी गुड्स एंड सर्विसेज को बाय नहीं कर सकती। अगर हमें अच्छे से रहना है तो मनी हमारे लिए पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं ले सकती। मनी कैन नॉट बाय एस अ डिसीज़ फ्री लाइफ। मनी जो है वो डिसीज़ फ्री लाइफ नहीं दे सकती हमें, मतलब हमें बीमारियां लगी ना, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता, है ना। हमें इन्फेक्शियस डिसीजेस से प्रोटेक्शन मनी नहीं दे सकता। मनी के अलावा लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट भी चाहिए सोसाइटी में, फ्रीडम चाहिए, डिग्निटी चाहिए, उनकी लाइफ में उनको ऑनर चाहिए, और मनी ये सब ला नहीं सकती। सो दैट्स वाई ये सब आप पॉइंटर्स लिख सकते हो इस क्वेश्चन में, और इसको प्लीज प्रिपेयर करके जाना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगला देखो पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब पीडीएस क्या होता है? ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि गरीब लोगों को राशन प्रोवाइड करता है और मार्केट रेट से कम रेट इनका होता है ना। बहुत सारे एरिया जैसे कि तमिलनाडु में पीडीएस बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, बट जैसे झारखंड, बिहार हो गया, वहाँ पे अच्छे से पीडीएस वर्क नहीं कर रहे हैं। अच्छा, बेस्ट मेजर क्या है डेवलपमेंट को मेजर करने का? वो है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। अब ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, ये कौन पब्लिश करता है? यूएनडीपी। यूएनडीपी एक प्रोग्राम है या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। और ये एचडीआई को हर साल इशू करता है, और ये एक बहुत अच्छा तरीका है, एचडीआई या फिर एचडीआर बहुत अच्छा तरीका है जिससे हम डेवलपमेंट, एक नेशन की डेवलपमेंट को मेजर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि
क्योंकि ये जो HDI या फिर HDR है, इसके अंदर 3 पिलर्स हैं, जिस पिलर की वजह से हम किसी भी नेशन की डेवलपमेंट को मेजर कर सकते हैं। पहला तो है इनकम, उस नेशन की पर कैपिटा इनकम की एवरेज कितनी है उसकी। दूसरा, कितने अच्छे से कितने ज़्यादा उम्र में लोग रह पाते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है। तीसरा है लिटरेसी रेट एंड एनरोलमेंट रेशियो, कितने लोग पढ़े लिखे हैं। अगर इन तीनों को हम कंसिडर करते हैं, मतलब हेल्थ को भी, लिटरेसी रेट को भी और इनकम को भी, तब जाके हम एक नेशन की डेवलपमेंट निकाल पाते हैं। सो ये बेस्ट मेजर है नेशन को डेवलप करने का। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में अगर आपको पूछे तो आप क्या लिख सकते हो कि ये एक कंपोजिट स्टैटिस्टिक्स है जिसमें आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, पर कैपिटा इनकम होता है, मेंशन होता है, जिसकी वजह से हम कंट्रीज को रैंक करते हैं 4 टियर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट में, ठीक है। और HDI के हिसाब से इंडिया की रैंक है 136। ओके, अब BMI तो सबको पता ही है, BMI में क्या होता है, वेट को डिवाइड कर दो हाइट के स्क्वायर से, और अगर आपका जो आता है डिवाइड करने के बाद वो अगर 18.5 आया तो आप अंडर नरिश हो, और अगर आपका 25 से ज़्यादा आया तो मतलब आपका ओवरवेट है। सो दैट इज BMI, ठीक है। In what respect is the criterion used by UNDP for measuring development different from the one by World Bank? World Bank भी हर साल कंट्रीज को या फिर स्टेट्स को कंपेयर करता है ना, और UNDP भी करता है। तो उन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, UNDP तो HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या फिर रिपोर्ट की वजह से हेल्थ, एजुकेशन एंड आपका इनकम, ये तीनों क्राइटेरिया लेता है और तब जाके वो मेजर करता है कंट्रीज को। वहीं वर्ल्ड बैंक सिर्फ पर कैपिटा इनकम को कंसिडर करता है कंपैरिजन के लिए, है ना। तो वर्ल्ड बैंक का तो नैरो कंसेप्ट हो गया बिल्कुल ही, और UNDP का ब्रॉड कंसेप्ट हो गया, है ना, डेवलपमेंट का। और इसमें वर्ल्ड बैंक में जो आपकी कंट्रीज कंपेयर होके आती हैं वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड होती हैं, रिच, मिडल एंड पुअर, ठीक है। बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसी डेवलपमेंट होती है जब हम प्रेजेंट की नीड्स को तो देख ही रहे हैं और इस तरीके से हम अपने रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, साधनों को यूज़ कर रहे हैं कि वो रिसोर्सेज हमारी फ्यूचर जनरेशन तक भी सीमित रहें। हम इतने स्वार्थी या फिर सेल्फिश ना हो जाए कि वो रिसोर्सेज हम अपने तक ही रखें और हम ही सारा यूज़ कर लें, आगे की जनरेशन के लिए कुछ ना छोड़ें। सो दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। अब आगे देखो, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा डिग्रेड होने लग रहा है, डिस्ट्रॉय होने लग रहा है बिकॉज ऑफ हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, हमारे घमंड की वजह से, है ना, हमारे लालच की वजह से। अब हम जितने भी नेचुरल रिसोर्स हैं, जितने भी साधन जो हमारी प्रकृति ने हमें दिए हैं, हम उसको अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते, है ना। और इसकी वजह से हमारा जो पर्यावरण है वो डिस्ट्रॉय होने लग रहा है। किस किस फॉर्म में? एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, और हमारे नेचुरल रिसोर्स भी कम हो रहे हैं। साथ ही साथ अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे, फ्यूचर जनरेशन के लिए हम कोई रिसोर्स छोड़ ही नहीं पाएंगे, और ऐसा ही चलता रहा तो फ्यूचर जनरेशन तो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो हमें अच्छे से आज ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्टार्ट करनी चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह हमारा जो चैप्टर है वो छोटा सा ही था, अब फाइनली कंप्लीट हो चुका है। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।